दोस्तों कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं बल्कि वह अपनी उन पुरानी धुनों पर ही नाचता है। वर्ष 1914 जब एक व्यक्ति की हत्या ने पूरे विश्व को आग में झोंक दिया। वर्ष 1939 जब एक देश में घुसपैठ ने पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज वर्ष 2026 में पूरी दुनिया एक बार फिर उसी बारूद के ढेर पर बैठी है। दोस्तों आज जो घटनाक्रम घट रहे हैं वे कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। वे कहीं ना कहीं एक बड़े विश्व युद्ध की ओर संकेत करते दिखाई देते हैं। तो वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अर्जुन स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 संकेतों पर। उन 10 संकेतों का विश्लेषण करेंगे कि कैसे वे संकेत एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों ये कोई बातें हवा हवाई नहीं है, किसी प्रकार की अफवाह नहीं है। हम कई तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो घटनाक्रम हुए हैं उनसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि जो स्थिति पनप रही है क्या वो वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं संकेतों को। तो सबसे पहले तीसरे विश्व युद्ध के संकेतों में पहला आता है दुनिया का दो गुटों में बंटना। दोस्तों जब भी कोई विश्व युद्ध होता है वो दो खेमों के बीच देखा जाता है, यानी कि दुनिया दो खेमों में बट जाती है। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में देखें तो हम देखते हैं कि दो गुट कौन से थे, ट्रिपल एंटेंट और सेंट्रल पावर्स। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में देखें तो यहाँ एक्सिस और एलाइड थे। और आज जो हालात घट रहे हैं, आज जो हालात बन रहे हैं वहां भी कहीं ना कहीं हम दो ग्रुप या दो गुटों को देख रहे हैं। ये गुट कौन से हैं? पहला आ जाता है यूएस, नाटो और यूरोपीय देश। वहीं दूसरी ओर आते हैं रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया और ईरान। ये दो गुट कहीं ना कहीं उसी प्रकार के सिनारियो को क्रिएट कर रहे हैं जैसा प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध से पहले घटित हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं दो गुट, यानी कि एक ये प्रथम गुट और दूसरा गुट ये। वही रूस, ईरान, चाइना, उत्तर कोरिया, अमेरिका, नाटो, जापान, यूके, ये केवल मुख्य देश हैं। इनके साथ ही कई इनके सहयोगी देश भी जो प्रत्यक्ष रूप से इन्हें सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। दूसरा होता है ट्रिगर पॉइंट, यानी कि एक जब भी कोई विश्व युद्ध घटित होने वाला होता है तो उसमें एक ट्रिगर इवेंट होता है, यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो किसी युद्ध के लिए चिंगारी का काम करता है। प्रथम विश्व युद्ध में देखें तो एक घटना घटित हुई थी 1914 में, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस घटना ने ये एक चिंगारी थी और इसने जाके पूरे विश्व को, दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। इसी प्रकार की दूसरी घटना हुई थी वर्ष 1939 में जब पोलैंड पर हिटलर ने हमला किया, यानी कि उसमें आक्रमण किया, इन्वेजन किया और उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वहीं से मानी जाने लगी। और आज भी कुछ ऐसे ही हालात पनप रहे हैं जब एक ट्रिगर इवेंट की ओर इशारा करते हैं। आज के हालात पर देखें तो सबसे बड़ा इवेंट आज दिखाई देता है वेनेजुएला के राष्ट्रपति की किडनैपिंग। एक सोवरेन राष्ट्र, यानी कि एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को उसके देश में जाकर किडनैप करना कोई सामान्य इवेंट नहीं कहलाता। ये एक संप्रभु राष्ट्र की एक तौहीन है, एक अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। जो ऐसा माना जाता है कि ये इस इवेंट से कहीं ना कहीं ये सामान्य घटना ना होकर प्रथम विश्व युद्ध की एक ट्रिगर इवेंट के रूप में देखा जाता है। तो हम देखते हैं जैसे कि पहले भी हमने देखा वर्ल्ड वॉर वन जहां से हमारा शुरुआत हुई थी, आर्कड्यूक की जो हत्या हुई थी, इससे वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था वो इन्वेजन ऑफ पोलैंड हुआ था, उसके बाद से माना जाने लगा। और आज तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए भी आशंका जताई जाती है कि एक ट्रिगर इवेंट साबित हो सकता है। दोस्तों तीसरा बिंदु आता है हथियारों की होड़ और रक्षा बजट में बढ़ोतरी।
यानी कि जब भी कोई विश्व युद्ध या महायुद्ध की तैयारी चलने वाली होती है, सर अचानक से रक्षा बजटों में देशों की बढ़ोतरी होने लगती है। बड़े-बड़े जो आक्रमण के जो आयुध सामग्री होती हैं या जो हथियार होते हैं, उनका ज़ख़ीरा इकट्ठा किया जाने लगता है। और जैसा कि हमने देखा, वर्ष 1930 में जर्मनी ने क्या किया? अपनी सेना को 10 गुना विस्तार कर दिया, यानी कि अपनी सेना का 10 गुना विस्तार कर दिया अचानक से। ये एक बड़ी युद्ध की तैयारी कर रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसकी तैयारी उसने लगभग 9 वर्ष पहले ही शुरू कर दी थी। ऐसा ही आज की परिस्थिति में देखने को मिल रहा है अमेरिका में। हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिका ने अपने जो डिफेंस बजट था, उसका 50% बढ़ोतरी की है। यानी कि उसमें 50% बढ़ोतरी की है, जो 1 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन रहा था। 1 ट्रिलियन था इसका डिफेंस बजट और इससे ये कितना हो गया 1.5 ट्रिलियन। ये चीज़ ये न्यूज़ कोई सामान्य न्यूज़ नहीं है, इसे हम देख सकते हैं। ये कहीं न कहीं एक बड़े तैयारी की ओर इशारा करती है। इसके अलावा दूसरा एक न्यूज़ हम देखते हैं, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसे अभी हाल ही में यूएसए ने इसे डिपार्टमेंट ऑफ वार डिक्लेयर किया। यानी कि अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में तब्दील किया। मैं मानता हूँ ये इससे केवल नाम में बदलाव है, लेकिन ये सामान्य बदलाव की ओर इशारा नहीं करता। नामों में से एक व्यक्ति की मानसिकता का एक देश की मानसिकता, एक प्रवृत्ति का पता चलता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी निर्धारित होती है। तो ये भी कोई सामान्य घटना नहीं थी। ना केवल यूएस बल्कि कई यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें पीछे नहीं है। आज यूरोपियन कंट्रीज विशेष तौर पे रशिया यूक्रेन के युद्ध होने के बाद से अपने-अपने जो डिफेंस बजट है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। नए-नए जो हथियारों का निर्माण करने लग रहे हैं। चौथा पॉइंट तो चौथे पॉइंट पे आते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद और तानाशाही का उदय। जब भी कोई राष्ट्र प्रति राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने लगता है, तो उस पर एक तानाशाही हावी होने लगती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर हम देखें, तो हमने देखा था हिटलर जो अपने आप में एक तानाशाह के रूप में बड़ी क्रूर नीतियों के साथ विश्व में आक्रामक नीतियां अपनाने लगा था और कुछ आज इसी प्रकार की परिस्थितियां हम अमेरिका के संदर्भ में समझ सकते हैं। अमेरिका जो ग्रेट अमेरिका फर्स्ट की नीति को फॉलो कर रहा है, ये कहीं न कहीं ग्लोबलिज़्म को छोड़कर नेशनलिज़्म की ओर एक बढ़ने की प्रवृत्ति को दिखाई देता है। और नेशनलिज़्म बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अति राष्ट्रवाद बढ़ना, यानी कि अति राष्ट्रवाद की ओर बढ़ना, ये एक बहुराष्ट्र या एक वैश्विक संतुलन में एक बड़ी बाधा के रूप में दिखाई देती है। ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति इस दिशा की ओर हम देखते हैं, जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि जो नीतियाँ वो फ़ॉलो कर रहा है, वो कहीं न कहीं पूरे विश्व में अस्थिरता, चाहे वो टैरिफ हो, पूरे विश्व में टैरिफ का बोझ लाद देना, वो कहीं न कहीं अपने फ़ॉरेन पॉलिसी को तो खराब कर ही रहा है, लेकिन पूरे विश्व में एक ट्रेड वॉर या अस्थिरता का माहौल बना रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी जब जो अतिराष्ट्रवाद होता है, वो किस प्रकार से वैश्विक असंतुलन को पैदा करता है। हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 में देखते हैं तो ऐसा ही एक व्यक्ति था विलियम सेकंड और वर्ल्ड वॉर 2 में देखते हैं तो हिटलर और आज के परिदृश्य में देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनका जो डिसीजन, उनकी जो नीतियाँ कहीं न कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा करने की या ट्रिगर पॉइंट की तरह साबित हो रही हैं। इनके कुछ डिसीजन पे बात करें कि कैसे-कैसे वो ये कह सकते हैं कि उनकी जो नीतियाँ हैं, वो कहीं न कहीं विश्व में असंतुलन पैदा कर सकती हैं। तो हमने जैसा कि देखा वेनेज़ुएला के बाद में इनकी बुलंदियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड जो कि नाटो का एक कंट्री डेनमार्क का हिस्सा माना जाता है, उसे भी कैप्चर करने की बात कही। वेनेज़ुएला के बाद में इन्होंने क्यूबा जो कि उसके उत्तर में स्थित है, उस पर अपनी विदेश नीति से दबाव बनाने की कोशिश की। ना सिर्फ क्यूबा बल्कि ईरान में भी इस प्रकार के जो प्रोटेस्टर हैं, उन्हें भड़काने का काम किया जिससे राजनीतिक स्थिरता वहाँ पनपती रहे। तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना? क्यूबा हो गया तो इस प्रकार से अस्थिरता वैश्विक अस्थिरता का माहौल क्रिएट करना, ये कहीं न कहीं अतिराष्ट्रवाद का उदाहरण है और डोनाल्ड ट्रम्प की नीति बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार के
हिटलर ने अपने जर्मनी महान की नीति अपनाई थी और उसके बाद पूरे विश्व ने द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम झेले थे। और आज इस प्रकार की स्थिति कहीं न कहीं बड़ी कहीं न कहीं एक बार पुनः डराने की कोशिश करती है। अगले बिंदु पे आते हैं तो 5वां आ जाता है वैश्विक संस्थाओं की विफलता। दोस्तों, जो विश्व में ऐसी वैश्विक संस्थाएँ हैं जो शांति बनाए रखने का प्रयास करती हैं। आज के संदर्भ में देखें तो यूनाइटेड नेशन ऐसी ही एक वैश्विक संस्था है। इससे पहले अगर हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1930 में लीग ऑफ नेशन की विफलता हुई, ठीक है ना? उसकी वजह से क्या हुआ कि हिटलर को एक खुला छोड़ दिया गया। एक प्रकार से वो ऐसे डिसीजन लेने लग गया कि कहीं न कहीं उसका कंट्रोल लीग ऑफ नेशन का कंट्रोल जर्मनी से बाहर हो गया। यानी कि वो किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और सेम आज भी एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि यूनाइटेड नेशन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, एक डिबेट क्लब बनकर रह गया, ठीक है? यानी कि एक डिबेट क्लब बनकर रह गया और इसके हम कई एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर हो, ठीक है ना? गाजा में जो संघर्ष हुआ उसे वो हो या यूएन के किसी भी युद्ध को रोकने में नाकाम रहा, ठीक है ना? यानी इतने वॉर हुए लेकिन किसी भी वॉर में एक प्रॉपर उसने एक्शन नहीं ले पाया, इन्हें रोकने में नाकाम रहा। तो ये कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्था की विफलता की ओर इशारा करता है और ये बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व में हुई थी। तो ये और कहा जाता है कि जब कानून बनाने वाली संस्था कमजोर होती हैं, तो बंदूकें बोलने लगती हैं। बहुत अच्छा एक मुहावरा टाइप में दिया गया है और ये हकीकत भी है, ठीक है? तो जिस प्रकार जैसा कि आप देख सकते हैं और जो लीग ऑफ नेशन था, वो कैसे विफल हुआ और आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन भी उसी प्रकार से विफल होता हुआ दिखाई देता है। छठा बिंदु अगर हम देखें, तो वो है प्रॉक्सी वार का जाल। जब भी कोई विश्व युद्ध होने वाला होता है या उस वो कोई तुरंत नहीं होता या किसी एक बड़े हमले से नहीं होता, बल्कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंतराल में उसकी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, कई प्रॉक्सी वॉर होते हैं, उसके बाद वो विश्व 2 खेमे में बँटता है और फिर विश्व युद्ध की पूरी इमारत तैयार होती है। अगर हम ये देखें प्रॉक्सी वार का जाल, यानी कि विश्व युद्ध से पहले अगर प्रथम विश्व युद्ध में हम जो विश्व युद्ध जो हुए थे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, उनसे पहले अगर हम देखें तो छोटे-छोटे क्षेत्रीय संघर्षों ने बड़ी आग का रूप लिया, ठीक है ना? यानी कि छोटे-छोटे संघर्षों ने बड़ी आग का रूप लिया और कुछ उसी प्रकार की परिस्थितियाँ आज भी पनप रही हैं। अगर आज के हालात देखें, तो आज हम देखते हैं रशिया-यूक्रेन हो, इज़राइल-हमास हो, ताइवान में संकट हो, ठीक है ना? ऐसी कई सारी घटनाएँ हैं जो विश्व में अस्थिरता उत्पन्न कर रही हैं या फिर प्रॉक्सी वॉर का काम कर रही हैं और इसमें प्रॉक्सी वॉर इसलिए भी क्योंकि ये केवल अपने स्वयं पे निर्भर होके किसी प्रकार का युद्ध नहीं करे, बल्कि इनके पीछे हैं रशिया और अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्तियों का सपोर्ट। इसीलिए ये प्रॉक्सी वॉर एक बड़े विश्व युद्ध से पहले की आहट होती है। जैसा कि आप देखें, रशिया यूक्रेन का वॉर हो, इज़राइल ईरान का वॉर हो, अमेरिका की मध्यस्थता हो और उसके बाद हम चाइना और ताइवान का। पूरा विश्व अगर देखें तो इन प्रॉक्सी वॉर के आग से झुलस रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोई सामान्य युद्ध नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध की तैयारी का बेस तैयार हो रहा है। सोना-चांदी और युद्ध की तैयारी। देखो, क्या होता है एक पॉइंट आता है सोना-चांदी। आज के समय में अगर आपने अर्थव्यवस्था का थोड़ा अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा जब जब विश्व अस्थिर होता है तब सोने और चांदी की कीमतों में भारी मात्रा में बढ़ोतरी होती है और ये संकेतक किस लिए क्योंकि व्यक्ति अपने निवेश को ऐसी वस्तुओं में निवेश करने लगता है जो कि उसे कहीं ना कहीं सेफ हेवन के रूप में कार्य करती हैं। सोना और चांदी इस प्रकार की वस्तुएं हैं जिसमें निवेश बढ़ने लगता है और एक बड़ी मात्रा में उनमें तेजी या उछाल दिखाई देता है। और आज के समय में जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष में सोना या चांदी में भारी बढ़ोतरी हुई है, वो कहीं न कहीं एक बड़े विश्व युद्ध तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ, एक बड़े युद्ध की या बड़े तैयारी की संकेत दे रहे हैं। युद्ध के समय मुद्रा की कीमत गिरती है और सोने की कीमत बढ़ती है। ये बात फैक्ट है यानी कि जो करेंसी है वो गिरने लगती है और वैसे भी डॉलर आज के समय में गिरता जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है और उसके देखते सोने और चांदी की कीमत बढ़ती है। और आज के हालात देखें तो पिछले 1 साल में कई देशों ने अपने रिज़र्व में 80 से 90% तक वृद्धि की है। लगभग
14 से 1800 टन सोना जमा किया है। सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। आरबीआई ने खरीदा, चाइना खरीद रहा है, रशिया खरीद रहा है। ठीक है ना? ये सामान्य खरीद नहीं है। कई टनों में सोना खरीदना एक बड़े किसी संकेत की ओर इशारा करते हैं। एक बड़े और खास तौर पे ये युद्ध की स्थिति में सोना और चांदी एक ऐसे एसेट होते हैं जो सबसे सेफ माने जाते हैं। इस संकेत को भी इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये 2 संकेत कहीं न कहीं किसी बड़े युद्ध की आहट को महसूस कराते हैं। ठीक है ना? वित्तीय अस्थिरता या बड़े संकट यानी कि युद्ध की तैयारी कर रही है। ठीक है ना? इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अरबपतियों के बंकर। अब एक ये बिंदु अरबपतियों का बंकर क्या आता है? यानी कि आज विश्व में ऐसे कई बड़े जो है अरबपति या बिलियनियर हैं, वो कुछ ऐसे बंकर तैयार कर रहे हैं, पूरी की पूरी सिटी ज़मीन के नीचे बसा रहे हैं। ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है, आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे जिनमें अभी हालिया अगर आप न्यूज़ देखें तो मार्क जुकरबर्ग हो गए, ठीक है? उन्होंने क्या किया? हवाई में 250 मिलियन का बंकर लिया। ठीक है? एलन मस्क हुए और पीटर थिल हो गए। इन लोगों ने ऐसी जैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है, इसी प्रकार के इन्होंने पूरी के पूरे शहरों को ज़मीन के नीचे ये ना सिर्फ़ युद्ध में बल्कि कई आने वाली महामारियों में भी एक रक्षा के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है? इन बंकरों का निर्माण ऐसा क्या परिस्थिति आन पड़ी है कि लोग या बड़े-बड़े बिलियनियर इन बंकरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन बंकरों का निर्माण कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इसका एक बड़ा संकेतक ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार के हालात पूरे विश्व में पनप रहे हैं, वो तीसरे विश्व युद्ध की आहट की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जैसा कि हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखते हैं, तो ये उसी की न्यूज़ है। सैम अल्टमैन हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, जेफ बेजोस हो गए, ठीक है ना? अदर गेम तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये उसी प्रकार के बंकर्स हैं, जो वर्ल्ड वॉर जो क्राइसिस है, उनके लिए कहीं न कहीं या पैंडेमिक है या क्लाइमेट डिज़ास्टर है, तो ये सारी की सारी ऐसी चैलेंजेज़ हैं जो विश्व में आ सकते हैं, ठीक है ना? और उनमें से जिस प्रकार से बंकर बन रहा है, तो वो कहीं न कहीं एक बड़े महायुद्ध की ओर भी इशारा करता है। और सबसे बड़ी बात देखें, ना केवल बड़े बिलियनियर बल्कि चाइना ने क्या किया, चाइना भी एक बड़ी सिटी क्रिएट कर रहा है, जो कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर 3 के रिगार्डिंग में ऐसा ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले से चाइना पूरी तैयारी कर रहा है, ठीक है ना? तो ये क्या कर रहा है, ये बीजिंग एक मेगा मिलिट्री जो सिटी बना रहा है, जो न्यूक्लियर बंकर है, ठीक है ना? यानी कि चाइना चाइना के बारे में एक चीज़ ये है कि चाइना कोई भी चीज़ जब भी आक्रमण या कुछ भी करता है, पूरी तैयारी के साथ करता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अमेरिका का अगर विश्व में एक प्रतिद्वंदी है, तो वो है चाइना। और विश्व में इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले टाइम में अगर अमेरिका का किसी के साथ में विरोध हो या युद्ध होता है, वो चाइना होगा। ठीक है ना? अगर इसकी इन 2 महाशक्तियों में होता है, तो अगर एक अमेरिका होगा, तो दूसरी चाइना होगी। इसके आधार पर चाइना पूरी तरीके से पूरी पूरी मिलिट्री सिटी बना रहा है, ठीक है ना? तो ये किस लिए ये पूरे बंकर जिससे कि वो न्यूक्लियर अगर वॉर होता है तो वो अपने जो है उसे सेव कर सके और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे वहाँ से हैंडल कर सके, ठीक है? अगला आता है डूम्सडे प्लान की सक्रियता। अभी हाल ही में एक बड़ी सुर्खी चर्चा में रही थी, वो ये थी कि डूम्सडे प्लान। अब ये डूम्सडे प्लान क्या है? देखो अमेरिका में एक प्लेन है जिसे डूम्सडे प्लेन का नाम दिया गया है। तो ये अभी 51 वर्षों के बाद में, ठीक है ना? आफ्टर 50 इयर्स 51 इयर्स के बाद ये दिखाई दिया है, ठीक है? अमेरिका में। इस विमान की ख़ासियत क्या है? इस विमान की ख़ासियत ये अक्सर ऐसी जब कोई बड़े विश्व युद्ध की तैयारी होती है, ख़ास तौर पे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दिखाई दिया था और ऐसा लगता है कि जब कोई बड़े महायुद्ध की तैयारी हो तब ये डूम्सडे प्लेन दिखाई देता है। इसकी ख़ासियत क्या है? इसकी ख़ासियत ये है कि इस पर किसी प्रकार का परमाणु आक्रमण भी होता है, तो भी ये बड़े सेफ रहता है। इसके अलावा इसमें इसका जो यूज़ होता है मेनली जो अमेरिकी राष्ट्रपति और उसका जो प्रशासनिक तंत्र है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसी प्लेन से अगर परमाणु आक्रमण होता है, तो वहाँ से पूरी की पूरी हैंडल कर सकें, अपने पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से बड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करता है।
ठीक है? तो अभी क्या है, ये अमेरिका में इसका देखा जाना बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, ठीक है ना? इसका जो पूरा जो नाम है E4P है, नाइट वॉच बोलते हैं इसे, ठीक है ना? और जिसे एक तरीके से इसका जो नाम दिया जाता है, वो उड़ता हुआ पेंटागन भी कहते हैं, ठीक है ना? पेंटागन क्या होता है? पेंटागन वो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है अमेरिका का, जहाँ से वो डिसीजन लेता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है? प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेता है, ठीक है ना? और जैसा कि मैंने बताया कि यह विमान जो है परमाणु हमले की स्थिति में पूरी दुनिया पर हमले का आदेश दे सकता है, ठीक है? और हाल के वर्षों में इस विमान की बढ़ती हुई उड़ानें एक तरीके से अभी बढ़ती हुई उड़ानें कौन-सी? अभी 2 बार ये लॉस एंजेलिस में देखा गया, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं ये बड़ी चिंता का विषय है। क्या वाक़ई में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, जो अमेरिका को 51 वर्षों के बाद में इस प्रकार के डूम्सडे प्लान को बाहर निकालना पड़ा, ठीक है? या उसका एक प्रकार से प्रयोग किया गया। तो इसी के बारे में ये 9वाँ पॉइंट था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो युद्धों की श्रृंखला और संकटों का असर। यानी कि अब जिस प्रकार की युद्धों की सीरीज़ यानी कि वॉर की जो सीरीज़ अभी शुरू हो चुकी है या लगालग जो निरंतरता से जो युद्ध हो रहे हैं, वो कुछ सामान्य से प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास ये बताता है कि जब एक बड़ा युद्ध शुरू होता है, तो वह अकेला नहीं, उसके बाद कई छोटे-छोटे युद्ध और संकट पैदा होते हैं। ठीक है? आज हम देख रहे हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ इज़राइल-हमास, लाल सागर में तनाव, ताइवान संकट और आर्थिक मंदी, ये सभी एक-दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है? तो आज जो जिस प्रकार से हम देखते हैं, पिछले कुछ समय से देखा हमने, रशिया-यूक्रेन वॉर चल रहा है कई सालों से, 2022 के बाद से ये चलने लग गया था। उसके बाद हमने देखा कि इज़राइल-हमास का भी संघर्ष चलता रहा, ठीक है? इज़राइल-ईरान का संघर्ष चल रहा है। उसके बाद हम देखें तो चाइना-ताइवान का संघर्ष चल रहा है, ठीक है? इस प्रकार के घटनाक्रम जो निरंतर चल रहे हैं, मतलब किसी विश्व के किसी एक कोने में नहीं, बल्कि विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में, मिडल ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, सब में इस प्रकार के युद्धों का जो निरंतरता से चल रहा है और अभी हाल ही के घटनाक्रम देखें, तो वेनेज़ुएला पर उसके राष्ट्रपति पर हमला कर देना, राष्ट्रपति द्वारा उसे अपने को स्वयं को उसका प्रेसिडेंट घोषित कर देना, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उसका प्रेसिडेंट घोषित कर देना। इसके अलावा फिर क्यूबा को भी धमकाना, ग्रीनलैंड पे यानी कि वो नाटो कंट्री का देश होते हुए भी उस पर अपना आधिपत्य जमाना। तो ये इस प्रकार की निरंतर घटनाएँ कहीं न कहीं एक बड़ी तैयारी की ओर संकेत देती दिखाई देती हैं। तो इसी तरीके से हम कई घटनाओं पे देखते हैं, जैसा कि अभी हाल ही में देखा, ठीक है ना? यानी ग्रीनलैंड टू ईरान वही चीज़ है ना? ईरान, ग्रीनलैंड, क्यूबा इस तरीके जो थ्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है ना? अभी क्यूबा पे भी इन्होंने इन्होंने कहा था कि क्यूबा से कहा था कि मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट, ठीक है ना? यानी कि इतना धमका रहे हैं एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रम्प कि जैसा ये लगता है कि वही इस वर्ल्ड के बादशाह हैं या इस वर्ल्ड के एक लीडर हैं। जो कि एक बड़ी आक्रामक नीति या बड़ी मतलब बड़ी मूर्खतापूर्ण डिसीजन लगता है इनका, जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं, ठीक है ना? ईरान में भी जिस तरीके से आपने देखा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं न कहीं यूएस का ही हाथ है, ठीक है ना? चाइना और ताइवान के बीच में जो टेंशन अभी क्रिएट हो रही है, ठीक है ना? ये युद्ध चल रहे हैं और यूक्रेन और रशिया के बारे में जैसे कि मैं बता चुका। तो दोस्तों ये थे 10 बड़े संकेतक जिसका हमने विश्लेषण किया और ये कोई आम संकेतक नहीं थे, ठीक है? ये कहीं न कहीं बड़े विश्व युद्ध की तैयारी की ओर संकेत करने दिखाई देते हैं। यानी और इतिहास गवाह है, कोई बड़ा युद्ध किसी एक दिन या किसी एक बड़े हमले के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि वह धीरे-धीरे पका हुआ। कभी झूठे वादों के साथ में, कभी घमंडी बयानों के साथ में। दोस्तों सच्चाई जो भी हो, लेकिन आने वाला समय हमारे लिए बड़ी धैर्य की परीक्षा होगी और किस प्रकार के निर्णय विश्व के बड़े राष्ट्र लेंगे, इसी के आधार पर हमारे विश्व का भविष्य निर्धारित होगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी विश्व युद्ध किसी की हार या जीत का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये एक मानवता के लिए बड़ा संकट होता है। यदि ऐसा किसी तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ, तो ये अपने आप में बेहद खतरनाक और बेहद मानवता के लिए बेहद संकटकारी होगा। और जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि मुझे नहीं पता तीसरा विश्व युद्ध किन वेपन से होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों और लाठियों से होगा। दोस्तों इस बात में बहुत गहराई है, क्योंकि ये सत्य है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है,
तो मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट होगा, मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट होगा। क्योंकि आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, वो सामान्य नहीं है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं। हम ना केवल बड़े जो युद्ध हम ना केवल परमाणु आक्रमणों से बल्कि साइबर स्पेस और भी कई टेक्नोलॉजी के साथ में अटैक करने की स्थिति में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो का विश्लेषण आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के संदर्भ में इस टॉपिक के रेफरेंस में आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।